हेलो एवरीवन, तो मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक वन शॉट लेके। जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करी थी कि सर अब हम लोगों को ना जो चैप्टर्स परेशान कर रहे हैं, प्लीज उसका वन शॉट रिवीजन, सारी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्रूफ्स एंड क्वेश्चंस आप प्लीज लेकर आ जाओ। तो आप लोगों ने सर्कल्स की डिमांड करी थी बहुत टाइम से, तो पहला चैप्टर जिससे हम लोग चालू कर रहे हैं वो है सर्कल्स। इस वाले लेक्चर में आपको सर्कल से रिलेटेड ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आपको सारी की सारी विजुअलाइजेशन हो जाएगी सर्कल की, सिमेट्री की, ज्योमेट्री की, हर चीज आप बहुत प्यार से अपनी आंखों के सामने उड़ते हुए देख पाओगे। ठीक है, और फिर साथ साथ में इंपॉर्टेंट सवाल भी मिलेंगे। तो यार चलो सबसे पहले ना सर्कल्स की ज्योमेट्री को हम लोग समझते हैं कि यार सर्कल ये चीज क्या है, आखिर ये चीज क्या है। और सर्कल और ट्राइंगल्स आप लोग को 9th 10th में ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा प्रीमियम टॉपिक्स क्यों हैं। अगर मैं अपने बोलूं कि तुम लोग अपने आसपास ना, अपने कमरे में ही कुछ चीजों को देखोगे ना, तो तुमको बहुत जगह ना सर्कुलर शेप दिखेगी। तुम्हारे पंखे में दिख रही होगी, तुम्हारे कड़े में दिख रही होगी, बहुत जगह तुमको सर्कुलर शेप दिखेगी। सर्कुलर शेप आज इनकी सरफेस भी तुमको सर्कुलर दिख जाए तो तुम उसको बोलोगे कि हाँ इसमें सर्कुलर शेप छुपी हुई है ना। अब तुम एकदम ऐसे एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल हाइट वाले सर्कल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सर्कुलर शेप की बात कर रहा हूं, चाहे वो पंखे में हो, चाहे वो किसी सिलेंडर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन तुमको सर्कुलर शेप दिखेगी। सिमिलरली तुम्हारे आसपास ना ट्रायंगुलर शेप्स भी तुमको बहुत ज्यादा दिखेंगी। तो ट्रायंगल्स और सर्कल्स हमारे आसपास ना सबसे ज्यादा कॉमन ज्योमेट्री की शेप्स होती हैं, सबसे ज्यादा कॉमन ज्योमेट्री की शेप्स होती हैं। इसलिए हम लोग 9th और 10th में ना इन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ते भी, ताकि हम इनकी ज्योमेट्री को समझ पाए। तो अब मैं चालू करता हूं सर्कल्स के ऊपर। ट्रायंगल्स का वन शॉट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो यार अगर मैं तुमको सर्कल समझाना चाहूंगा ना, तो सबसे पहले मैं तुमको बोलूंगा अपने उस गली के मोहल्ले के बच्चे को याद करो जो ऐसे अपने सर के ऊपर ना पत्थर घुमाता रहता है। क्या घुमाता रहता है? पत्थर घुमाता रहता है। या फिर अगर तुमने शक्तिमान देखा हो, है ना, अगर तुमने शक्तिमान देखा हो तो शक्तिमान ऐसे ऐसे करके उड़ जाता था। हम लोग बचपन में उसको इनैक्ट करने की ट्राई करते थे। तो देखो यार, जब वो बच्चा एक्चुअली एक पत्थर बांध रहा है एक रोप के एंड पे, और क्या कर रहा है, इसको ऐसे 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 घुमा रहा है। तो देखो मेरा ये वाला हाथ अगर मैं स्टैटिक कर दूं, स्टैटिक मतलब कि मूवमेंट ना करूं और सिर्फ इसको घुमाऊं, देखो ऐसे इसको घुमा रहा हूं, तो इसकी जो हो रही है ना, इस वाले पेन की ना रोटेशन हो रही है। ये पेन ना घूम रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जो ये पत्थर है ना वो घूमने लग गया, अब जो रोप के एंड पे था घूमने लग गया अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसी को ही आप बोलते हो कि यार ये जो पाथ कवर कर रहा है ना, अब ये स्टोन ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। क्या पाथ कवर कर रहा है? सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। अभी सर्कुलर पाथ की खासियत क्या है उसके बारे में जानते हैं। अब इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट आपको दे दिया और आपको ना एक गाड़ी में मैंने यहां पे बिठा दिया। इस गाड़ी में आप बैठे हुए हो, मैंने आपको बोला आपको इस गाड़ी को ना इस पॉइंट को देख के चलाते रहना है, चलाते रहना। और किस तरीके से चलाना है दोस्तों, कि आपका जो इस गाड़ी और इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस है ना कभी ज्यादा होना चाहिए ना कभी कम होना चाहिए। जिस डिस्टेंस से चालू करा है इसी डिस्टेंस पे मूव करते चले जाओ, वरना तो तुम सीधा भी जा सकते हो ना। अगर तुम यहां से सीधा चले जाओगे तो भी तुम इस पॉइंट पे नजर तो डाल सकते हो। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने तुमको क्या बोला? तो बेटा इसी को टैंजेंट बोलते हैं, अगर तुमने अभी तक विजुअलाइज नहीं किया। अगर मैं इस वाले पॉइंट से सीधा चला जाऊं ना, और ये डिस्टेंस जो इक्वल रखने की बात हो रही है ना रखूं, तो मेरे को इस पॉइंट पे टैंजेंट की डायरेक्शन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? टैंजेंट की डायरेक्शन। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि मेरे को डिस्टेंस इक्वल रखना, इसलिए मेरे को कर्व जाना पड़ेगा। सोचो, अगर ये कर्व क्यों है, सर्कुलर शेप कर्व शेप क्यों होती है? क्योंकि अगर आप सीधा निकल जाते भाई साहब, तो आपके जो ये रेडियस है, जो ये इक्वल डिस्टेंसेज है, इक्वल रह ही नहीं जाएगी, है ना। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा घूमते रहना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा घूमते रहना पड़ता है। घूमते घूमते आप दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाओगे जहां पे चालू किया था। अब इसको विजुअलाइज करो दिमाग में, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि अगर मैं गाड़ी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट उसको देख के चलाता चला जाऊं सच दैट इस गाड़ी का डिस्टेंस मेरा इस फिक्स पॉइंट से सेम रहता है, तो मेरे को एक पाथ मिलता है, मेरे को एक शेप मिलती है। इसी शेप को बोला जाता है सर्कुलर शेप। यहां पे तुम्हारी डेफिनेशन लिखी हुई है इसी चीज की,
कि अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट से, अब इसको तीसरी तरीके से समझ लो, गाड़ी से समझ लिया, बच्चे के एग्जांपल से समझ लिया, अब बुकिश नॉलेज से समझ लो कि एक पॉइंट से अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में चलना चालू करो एक फिक्स्ड पॉइंट से, सच दैट आप इक्वल डिस्टेंसेस चल के वो सारे पॉइंट्स को मार्क कर आ जाओ, और अब आप इन पॉइंट से क्या करो, एक पाथ ट्रेस करो, और इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है लोकस। जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को ट्रेस करके उसके शेप की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, द लोकस फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स और द पाथ ट्रेस्ड बाय दीज पॉइंट्स, सो द लोकस और द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सर्कल, इज नोन एज सर्कुलर शेप। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है इसको बोल देते हैं हम रेडियस। ठीक है, तो सर्कल की ज्योमेट्री में तुम लोगों को रेडियस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, तुम लोगों को फिक्स्ड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। ठीक है, बोलो समझ आ गई सारी बातें। अब मेरी बात को समझना, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो तुम लोग ना 9th में ना सर्कल्स पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। अब तुम लोग ना 9th, और तुमने क्वेश्चंस में देखा होगा कि 9th के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, जैसे एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कि जो सेम सेगमेंट में है वो सेम एंगल बना रहे हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तुम लोग जो पढ़कर आए हो वो यूज़ होती है। फिर तुम लोगों को यहाँ पे कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में एरिया की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एरिया क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में फ़र्क क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, चालू इसी से करते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा एक सर्कल है तो इसका पेरीमीटर भी 2 पाई आर है और इसका सरकमफ्रेंस भी 2 पाई आर है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों के नाम अलग क्यों हैं जब ये दोनों की दोनों सेम है, वैल्यू इनकी सेम है। तो आप लोग ध्यान रखो, पेरीमीटर ना एक स्पेसिफिक केस बन जाता है जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जब आपकी किसी भी बॉडी की, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री है उसमें कर्व्स हो। क्या हो, कर्व्स हो। जैसे मैं स्क्वायर के लिए रेक्टेंगल के लिए कभी भी सरकमफ्रेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा। कौन सा वर्ड यूज करूंगा, पेरीमीटर। लेकिन मैं सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस यूज करता हूं, या फिर सेमी सर्कल के लिए मैं सरकमफ्रेंस भी यूज कर सकता हूं, पेरीमीटर भी यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सरकमफ्रेंस यूज करूंगा तो मेरे को किससे मतलब होगा, सिर्फ कर्व्ड पार्ट से। कर्व्ड पार्ट इसका आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब पेरीमीटर बोलूंगा तो पेरीमीटर में मेरे को स्ट्रेट बाउंड्री भी लेनी पड़ेगी। अब तुमको समझ आएगा कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में फर्क होता है। तुम लोग को यही नहीं पता होता कि पेरीमीटर और इसमें फर्क होता है। ये क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डायामीटर, पाई आर प्लस डायामीटर। अब 9th की थ्योरम्स में तुम लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार हम लोग फरवरी के एंड में हैं, अब तो 9th की थ्योरम्स तुम लोगों को आती होंगी, तो उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा ज़्यादा। मैं 10th की थ्योरम्स पे आ रहा हूँ, 10th की ऑब्जर्वेशंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों ने ना कुछ प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं। इस वाली स्लाइड को खाली रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो आगे हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो तुम लोगों ने ना सबसे पहले तो ये सीखा कि यार अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर एक सर्कल है बच्चों, देखो प्यारा सा सर्कल बनाता हूं। अगर एक सर्कल है ऐसे, और ये क्या है, मेरा सेंटर पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूं ओ। तो सबसे पहले तो तुमने ये देखा कि यार जो हमारी टैंजेंट होती है ना, जो हमारी टैंजेंट होती है वो क्या होती है, टैंजेंट इज नथिंग बट एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को ना एक यूनिक पॉइंट पे टच करके चली जाए। ठीक है, आपको एक यूनिक पॉइंट पे टच करके चली जाए। तो आपने बोला कि ठीक है सर, ऐसे एक टैंजेंट बना देता हूं, ऐसे एक टैंजेंट बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला बहुत सही बात है यार, तुम टैंजेंट ऐसे भी तो बना सकते हो, तुम टैंजेंट ऐसे भी तो बना सकते हो। फिर कोई बोलेगा मैं ऐसे भी बना सकता हूं, कोई बोलेगा मैं ऐसे भी बना सकता हूं। दैट मीन्स एक सर्कल पे दोस्तों बहुत सारी टैंजेंट्स हो सकती हैं। क्या हो सकता है, बहुत सारी टैंजेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि आपका सर्कल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टैंजेंट्स हो सकती हैं। फिर हम लोग आते हैं, क्या एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टैंजेंट हो सकती हैं। तो आप लोग देखो, बिकॉज ऑफ दिस सर्कल की ज्योमेट्री, इसलिए मैं बोलता हूं कि सर्कल की ज्योमेट्री समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे
ये टैंजेंट है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो अगर मैं इस पे एक और टैंजेंट बनाना चाहूंगा ना, तो कभी भी टैंजेंट बन ही नहीं पाएगी सर्कल की ज्योमेट्री से, वो टैंजेंट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो हर पॉइंट पे बिकॉज ऑफ सर्कल की ज्योमेट्री आपको सिर्फ एक यूनिक टैंजेंट मिलती है दोस्तों। इस बात को तुम लोगों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर तुम यहां पे ट्राई भी करते हो ना ऐसे, तो भैया जी थोड़ा सा इंटरसेक्शन आ ही जाएगा, थोड़ा सा इंटरसेक्शन आ ही जाएगा। और यही चीज आपकी एनसीईआरटी में बहुत प्यारे और बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, जहां पे आपको टैंजेंट दिखाया गया है कि वाई टैंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड को ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड क्या होता है भाई, ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को इंटरसेक्ट करके चली जाए एट 2 पॉइंट्स। अब ये सेकेंड टैंजेंट कब बनती है, देखो एक काम करो, इसके ऊपर ना कील लगा के ना इसको यहां पे ठोक दो, फिक्स कर दो, ठीक है। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट फिक्स, लेकिन ये वाला साइड ना मूवेबल है। तो आपने क्या किया, इसको मूव करना चालू करा, मतलब ये हिंज है। इसके बाद जैसे हमारा दरवाजा होता है वो एक फिक्स्ड उसके अबाउट घूमता है ना, तो इसको भी आप ऐसे ही समझो कि इस वाले फिक्स पॉइंट के अबाउट ना ये लाइन घूम सकती है। तो जब आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाओगे, तो चलो एक ऐसा केस पकड़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सही लग रहा है या गलत लग रहा है, चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। फिर थोड़ा सा और घुमा दो यार ऐसे, फिर थोड़ा सा और घुमा दो ऐसे। तो आप देखो जो ये दोनों पॉइंट्स है ना, अगर मैं इसको ए और बी बोल दूं, तो ये इस साइड पे घुमाने से ना ए और बी ना पास आते जा रहे हैं। बोलो हाँ यार, दूरियां कम हो रही हैं, दूरियां कम हो रही हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दूरियां एकदम खत्म हो जाएंगी और इनका संगम हो जाएगा, इनका संगम हो जाएगा बहुत खूबसूरत तरीके से। देखो जब इसको आप और इधर घुमाते रहोगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ए और बी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, और यही केस हमारा क्या हो जाता है, टैंजेंट का केस हो जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, टैंजेंट बन जाता है। तो टैंजेंट इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ सेकेंड व्हेन योर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट, देन माय सेकेंड बिकम्स टैंजेंट। बोलो सबको ये बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं, जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे भी जा सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आप लोग बस इतनी चीज समझो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सेकंड को घुमाने से टैंजेंट बनेगी, टैंजेंट को दोबारा घुमाऊंगा तो सेकंड बन जाएगी, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। फिर मैं ऐसा बना सकता हूं कि यार आपके एक पॉइंट पे कितनी टैंजेंट्स हो सकती हैं, तो आप बोलोगे कि यार एट वन यूनिक पॉइंट एक ही यूनिक टैंजेंट हो सकती है। अगर मैं इसको ऐसे फ्रेम कर दूं कि एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट्स हो सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने सर्कल के पूरे सर्कमफ्रेंस की बात करी है, अब सिंगल पॉइंट की बात नहीं करी है, तो वहां पे मेरा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद बात हो सकती है कि यार अगर आप लोग बनाना चाहते हो, अगर आप लोग अब एक और क्वेश्चन कर लो कि अगर आप एक टैंजेंट के पैरेलल सेकंड बनाना चाहते हो, तो कितनी सेकंड बना पाओगे। अगर आप एक सेकंड के पैरेलल, एक टैंजेंट के पैरेलल, मान लो ये मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर ली, इस टैंजेंट के पैरेलल अगर आप सेकंड बनाना चाहते हो, तो कितनी सेकंड बना पाओगे। तो मैं बोलूंगा भैया जी ये लो ऐसे 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 ऐसे, ये तो काउंटेबल है, लेकिन भूलो मत ऐसे 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 इतनी सारी सेकंड्स बन सकती है ना कि तुम काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम काउंट नहीं कर पाओगे। कितनी प्यारी फिगर लग रही है देखो। तो भैया जी इसका सवाल तुम लोगों को, इसका जवाब तुम लोगों को मिल गया है। अब फिर यहीं से हमारी आती है पैरेलल टैंजेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो आप एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टैंजेंट्स बना सकते हो। अगर मैं एक टैंजेंट बनाता हूं ऐसे, ठीक है, तो इसके पैरेलल में एक ही टैंजेंट बना सकता हूं जो ऐसे जाएगी, और इन टैंजेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर के थ्रू कवर होगा। क्यों डायमीटर के थ्रू कवर होगा, थ्योरम 1 में इसका रिजल्ट है कि आप जब रेडियस से मिलाते हो तो ये परपेंडिकुलर होती है। तो एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर बच्चों, ठीक है। तो 2 पैरेलल टैंजेंट्स बन सकती हैं
ठीक है, दो पैरेलल टैंजेंट्स बनती हैं और वो कितने डिस्टेंस पे रहती है एक दूसरे से, डायमीटर के डिस्टेंस पे रहती हैं। दैट मींस ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स है। क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हमारी बातचीत आती है कुछ थ्योरम पे जाने से पहले ना थोड़ी ऐसी बेसिक्स ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। टैंजेंट वैंजेंट की केस में मैं जाऊंगा दोबारा से। फिर हमारी बात आती है, अगर ये तो सर लाइन और इसके बारे में डिस्कशन हमने कर लिया, अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, लेकिन अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि आपके सर्कल के अंदर से, सर्कल के ऊपर से और सर्कल के बाहर से कितनी टैंजेंट्स बन सकती हैं, ठीक है, कितनी टैंजेंट्स बन सकती है, तो तुम लोग बोलोगे कि सर अगर आप इंटरनल पे पॉइंट ले लोगे कोई, तो यहां से मैं टैंजेंट्स बना ही नहीं पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट पे टचिंग चाहिए, लेकिन रहेगा नहीं वो केस, तो इंटरनल पॉइंट से आपकी नो टैंजेंट्स, मतलब कोई टैंजेंट नहीं बन सकती है दोस्त। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे बनाना चाहो तो आपको एक टैंजेंट मिल जाएगी, है ना, तो आपको एक यूनिक पॉइंट पे एक टैंजेंट मिल जाएगी। बोलो समझ आया? ठीक है, क्लियर है? अब मेरे को बताओ, अगर एक बाहर के पॉइंट से लूंगा, वैसे इसमें थ्योरम 2 का भी यूज होता है, अगर एक बाहर के पॉइंट से लूंगा तो तुम लोग बोलोगे सर एक बाहर के पॉइंट से ऐसे दो टैंजेंट्स बन सकती है ना, तो एक बाहर के पॉइंट से दो टैंजेंट बन सकती हैं। फिर ना इसी में एक और अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि आप बाहर अगर दो पॉइंट्स रख दोगे तो क्या होगा, तो इसके ऊपर अब मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन से पहले ना थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को निपटा देते हैं फटाफट। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को निपटा देते हैं फटाफट, और फिर हम लोग अपनी प्यारी प्यारी ऑब्जर्वेशंस पे और विजुअलाइजेशंस पे जाएंगे। तो इसी वाली स्लाइड में मैं तुमको थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों कवर करवा दूंगा, और मेरे को टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तुम्हारे इंटरनेट के पैकेज की भी चिंता है ना, कहीं ज़्यादा डेटा चला जाए तुम्हारा मेरे चक्कर में। तो चलो कहानी करते हैं चालू थ्योरम 1 की। थ्योरम 1, तो मेरी थ्योरम 1 क्या कहती है, लेकिन उसका बेस क्या है कि अगर आप एक पॉइंट से एक लाइन तक पहुंचना चाहते हो, और ये जो पहुंचना है आपको सबसे कम समय में करना है, मतलब सबसे कम समय मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे जाएगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे जाएगा, जो समझदार आदमी होगा वो एकदम सीधा सीधा चलेगा ऐसे, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, in a perpendicular direction. So the shortest distance between a point and a line is covered in perpendicular distance. क्या बोला मैंने? The shortest distance between a point and a line is covered in a perpendicular direction. इससे आपका एक मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी बेस्ड। ठीक है, बोलो समझ आ गया? ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो घुसा सकता है कि चेक करने के लिए कि आपकी थ्योरी की नॉलेज है या नहीं है आपको, या आपने सिर्फ थ्योरम को रट लिया है। तो अब इसी चीज को, इसी फैक्ट को हम लोग थ्योरम 1 में यूज करते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, अगर मेरी गाड़ी इस वाली डायरेक्शन से ऐसे घूमती ना तो ये सर्कल बनता ही ना, और अगर सीधी चली जाती तो क्या बन जाता? टैंजेंट बन जाता दोस्तों। क्या बन जाता? टैंजेंट बन जाता। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है ऐसे ओ, ठीक है, सेंटर पॉइंट है मेरे पास ऐसे ओ, तो मेरे को ना ध्यान से एक बात बताना, अगर मैं इस टैंजेंट के किसी भी पॉइंट तक पहुंचना चाहता हूं इस सेंटर से, अगर मैं इस टैंजेंट के किसी भी पॉइंट को, ये एक लाइन है मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, इस टैंजेंट के किसी भी पॉइंट तक मैं पहुंचना चाहता हूं फ्रॉम दिस सेंटर, तो मैं ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, सब जगह जा सकता हूं, सब जगह जा सकता हूं। बोलो हाँ या ना? और आप बोलोगे सर एक और ये वाला पॉइंट तक भी तो आप जा सकते हो ऐसे। फिर आप ना एक ऑब्जर्वेशन करोगे, आप बोलोगे कि सर ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना जो आपने लिए हैं टैंजेंट पे, सारे के सारे ना सर्कल के बाहर लाई करते हैं, सिर्फ एक लौता ऐसा पॉइंट है जो ना सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना? जब तुम इस वाली डायरेक्शन में चले हो तो ये एक लौता ऐसा पॉइंट है जो सर्कल की किस पे लाई कर रहा है? सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो अब तुमको पता चला कि भैया जी ये तो सर्कल का मेरा रेडियस भी है, और यही क्या है, यही आपकी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी लाई कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स तो बाहर है।
तो आपको ये भी पता चला कि जो ये बाकी सारे डिस्टेंसेस हैं वो इस डिस्टेंस से बड़े हैं। तो अगर डिस्टेंस की बात करूं इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहीं से आपकी थ्योरम बनाती है, यहीं से आपकी थ्योरम बनाती है। तो अगर आप अपनी टैंजेंट पे रेडियस बनाओगे गोइंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होता हुआ मिलता है। ये जो पॉइंट है ना, जो कॉमन पॉइंट होता है टैंजेंट और सर्कल का, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टैंजेंट और रेडियस जो एंगल बनाती है बच्चों, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी थ्योरम 1। अब आते हैं थ्योरम 2 पे। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम 2 पे। तो थ्योरम 2 मेरी क्या कहती है यार? थ्योरम 2 मेरी कहती है टैंजेंट्स को थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज कराने में मेरे को मेरी थ्योरम 2 हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि दोस्तों ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा एक सर्कल है और इस पे मैं किसी बाहर वाले पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूं। तो आपको मैंने अभी दिखाया था बाहर वाले पॉइंट से कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं? 2 टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब ना मेरे को एक बात बताओ तुम लोग सबसे पहले, ठीक है, एक सबसे पहले बात बताओ। मैथ्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिर्फ विजुअलाइजेशन करनी है। ज्योमेट्री सर्कल की नजर में रखना, सर्कल की ज्योमेट्री देखना कैसी है, उसके हिसाब से आंसर करना। अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि ये कोई एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इन टैंजेंट्स के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, बोलो हाँ है ना, इन टैंजेंट्स के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसी की लाइन में देखो, ये रहा मेरा सेंटर, ठीक है, तो आप लोग हर किसी एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिला सकते हो सबसे पहले तो चलो सेंटर से ना एक जाती हुई लाइन इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा पॉइंट इस वाली लाइन पे इस वाले पॉइंट के अंदर की साइड होता, मतलब टुवर्ड्स सर्कल होता, तो क्या मेरा एंगल बिटवीन टैंजेंट्स बड़ा होता या छोटा होता? पहला सवाल। ठीक है, इस पे आपके कॉम्पिटेंसी, बेटा मैं इतना सोचने के लिए ना और इतनी सारी विजुअलाइजेशन काउंटर क्वेश्चन इसलिए करता हूं क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ऐसा लेक्चर सर्कल्स का कहीं पे मिल जाए ना तो नाम बदल दूंगा तुम लोगों को। तुम जहां पे जो विजुअलाइजेशन सीख के जाओगे 10 लेक्चर देख लेना, तुम लोगों को वैसी विजुअलाइजेशन कहीं नहीं मिलेगी। तो जब इस पॉइंट को तुम आगे शिफ्ट करोगे, मेरे को बताओ, आगे शिफ्ट करोगे इस वाले पॉइंट को, तो तुम्हारा जो टैंजेंट्स बनेगी वो दोस्त ऐसे बनेंगी, ऐसे, है ना, ऐसे बनेगी। अगर ये वाला पॉइंट मैं पीछे लेके चला जाऊं ऐसे, तो मेरी टैंजेंट्स ना ऐसे बनेंगी। तो तुम लोग खुद देख पा रहे हो क्या? बोलो, क्या देख पा रहे हो? बोलो 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 बोलो। क्या ये एंगल जो था, अगर तुम टुवर्ड्स द सर्कल लेकर आए इस पॉइंट को, तो क्या ये एंगल ओपन अप हुआ? जब तुम इसको अवे फ्रॉम सर्कल लेके गए तो क्या ये एंगल बंद हुआ? ठीक है, तो तुमको ज्योमेट्री से पता चल रहा है कि हाँ सर विजुअलाइज हो रहा है कि जब मैं इस पॉइंट को ऐसे लेकर आया ना, तो मेरी टैंजेंट्स में जो मुंह था टैंजेंट्स का और खुल गया। जब मैं दूर गया तो सर टैंजेंट्स का मुंह थोड़ा बंद हो गया। यहीं से तुमको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी याद हो रहे होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बढ़ता है कब कम होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बढ़ता है कब कम होता है, और मैंने उसके सारे के सारे क्वेश्चंस करा भी रखे हैं। तो आई डोंट थिंक उसके लिए तो मेरे को तुम्हें वन शॉट देने की भी जरूरत है। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन हमने यहां से बना ली। इसके बाद और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, प्यारी प्यारी सी ऑब्जर्वेशन बनाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर, मान लो जो ये वाला डिस्टेंस है ना मेरा, ये डी है, इसी डिस्टेंस पे मैं एक और पॉइंट ले लूं यहां पे कहीं, ठीक है, ये भी डी है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और यहां से मैं इस सर्कल पे क्या करूं, टैंजेंट्स ड्रॉ करूं। क्या करूं? टैंजेंट्स ड्रॉ करूं।
तो अब क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर आपने एक पॉइंट ले लिया फ्रॉम सेंटर जो कि उसी उतने ही डिस्टेंस पे था जितना ये वाला पॉइंट था और वहां से भी टैंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में फटाफट से मेरे को रिलेशन बता दो तुम लोग। ऐसे ही तुम्हारा अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं यार, मैं यहां पे ले लूं कहीं पे एट अ डी डिस्टेंस और यहां से तुमको बनाऊं ऐसे टैंजेंट्स बना दूं ऐसे, ठीक है? देखो कितनी प्यारी डायग्राम बनता चला जा रहा है। तो यार तुम सबको ना ये सोचना पड़ेगा, तुम सबको ये सोचना पड़ेगा कि सर एक्चुअली जो आप बात कर रहे हो ना वो हम लोग ना कॉन्सेंट्रिक वाले केस में ना ये चीजें पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन सर हमने कभी ज्योमेट्री को ना ऐसे देखा नहीं है जैसे आप दिखा रहे हो। सर आपने यहां से बनाई, फिर आपने ना यहां से बना दी और आपने ये बोला है कि हाँ यहां से जो डिस्टेंस है वहीं से, मतलब सर आपके जो ये पॉइंट हैं ये एक सर्कल पे ही तो लाई कर रहे हैं बाहर। तो अगर मैं इनको ऐसे करके ट्रेस करके एक सर्कल बना दूं तो किस किस को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह दिखने लगा है? बोलो हाँ या ना। किस किस को ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली फीलिंग देने लगा है? इसको ढंग से बनाते हैं तो और मजा आएगा, इसको ढंग से बनाते हैं तो और मजा आएगा, है ना? थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा इसको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? देखो ऐसे टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है? इस साइड से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अब तो जब तक इसको सही से नहीं बनाऊंगा ना सांस नहीं लूंगा ढंग से, ठीक है? हाँ अब बनाना बढ़िया, ठीक है? अब बनाना बढ़िया। हाँ अभी भी थोड़ा गड़बड़ है लेकिन काम चला लो। तो एक्चुअली जब तुम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे बाहर वाले सर्कल से लेके टैंजेंट्स बनाते जाओगे ना तो एंगल्स तो तुम्हें इक्वली मिलने वाले हैं ना। कैसे एंगल्स मिलेंगे इक्वल, सोचो खुद, जरा मेरी बात को समझना, ठीक है? अगर आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, और मान लो कि ये रहा आपका पॉइंट एट अ डी डिस्टेंस, यहां से आपने अगर टैंजेंट्स ड्रॉ करी ऐसे और आपने एक और पॉइंट ले लिया ऐसे यहां पर एट अ सेम डिस्टेंस डी, और यहां से जब आपने टैंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो ऐसे ही चली जाएंगी। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये आपने ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया एक, एक आपने ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी जो ये वाली लेंथ है दोनों केस में सेम है, रेडियस दोनों केस में सेम है, बोलो हाँ या ना? रेडियस दोनों केस में सेम है, बोलो हाँ या ना? और कुछ चीज कॉमन है हमारे पास? तुम बोलोगे 90 डिग्री भी कॉमन है। कॉन्ग्रुएंसी दिखी ट्राइंगल्स में? कॉन्ग्रुएंसी दिखेगी तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और अभी तुमको मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो ये वाली लाइन होती है ना, सेंटर वाली लाइन होती है, ये आपके इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो जब आपको आधा एंगल इक्वल टू आधा एंगल मिल रहा है तो पूरा एंगल इक्वल टू पूरा एंगल मिलेगा। तो आपका ना कैसा क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेंसी में कि आपको बोलेगा एक सर्कल पे मैंने ना बाहर डिफरेंट पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करी और ये पॉइंट्स ऐसे थे जो कि आपके सर्कल से इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे गए थे। तो आपकी जो ये टैंजेंट्स बनी है इनके बीच में एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, वही आपको मैंने समझाया। बोलो मजा आया या नहीं आया? ये चीज ना किसी बुक में मिलेगी ना तुम्हें कहीं पे मिलेगी, ये चीज मैंने बनाई है इसलिए मैं तुमको सिखा पा रहा हूं। और ये जैसी लैंग्वेज बोल रहा हूं ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है? ऐसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसको करते हैं हम इरेज और अपनी बेसिक बातों पे आते हैं, ठीक है? अपनी बेसिक बातों पे आते हैं। इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं। अरे यार वो क्यों उड़ गई? ठीक है चलो, व्हाइट पेन ये रहा, ये बना दी हमने प्यारी सी टैंजेंट, ठीक है? अब यार कुछ नॉर्मल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं जो हर लोग हर इंसान सिखाता है, हर जगह दिख जाती है। अब हम लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल भी पढ़ेंगे ना यार, ठीक है? तो सबसे पहले तो ना तुमको देखना पड़ेगा क्या कि तुम्हारे ये दोनों एंगल का सम क्या है, 90 प्लस 90 180। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसी को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। क्या बोला जाता है? तुम लोग बोलोगे उसको सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो P A B और O इसको नाम दे दो, पहले तो नाम दे दो। तो आपका जो ये दोस्तों PAOB है
ये क्या है? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, मैं साइक्लिक ऊपर लिखना भूल गया तो नीचे लिख दिया, ठीक है। दैट मीन्स इनसे पास करता हुआ सर एक सर्कल मैं इमेजिन करके देखता हूं, ठीक है। इनसे पास करता हुआ एक सर्कल सर मैं ऐसे ना इमेजिन करके देखता हूं। देखो, दिखा सबको? अब मेरे को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर जो ये ओरिजिनल सर्कल है अगर सी है और जो ये वाला सर्कल है अगर सी डैश है, तो क्या इनके एरिया के ऊपर तुम लोग कमेंट कर सकते हो या रेडियस के ऊपर तुम लोग कमेंट कर सकते हो? एरिया पे कमेंट करोगे दैट मींस रेडियस पे कमेंट करोगे, रेडियस पे कमेंट करोगे दैट मींस एरिया पे कमेंट करोगे। तो क्या इन दोनों का रेडियस इक्वल होना चाहिए, या बाहर वाले का बड़ा होगा, अंदर वाले सर्कल में छोटा होगा रेडियस, या फिर इक्वल होगा, या फिर अंदर वाले का रेडियस बड़ा होगा बाहर वाले का रेडियस छोटा होगा? बताओ क्या सोच पा रहे हो? इसके लिए तुम लोगों को सर्कल की ज्योमेट्री समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये केस कब सही होगा, कब कैसा होगा। मैं तुम लोगों को इसमें बहुत प्यारी चीज चमकाऊंगा, जब तुम उस पर सोचोगे ना तुमको मजा आएगा। तो एक तरीके से देखो यार, अगर मैं टैंजेंट की दुनिया को भूल जाऊं, ठीक है, अगर मैं टैंजेंट की दुनिया को भूल जाऊं, तो क्या ये दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन वाली चीज नहीं दिख रही है, जो हम 9th में अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा समझ के आए। अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा समझना क्या होता है, या तो अच्छी तरीके से समझोगे या तो थोड़ा थोड़ा समझोगे, सही बात है भाई। तो अगर मैं दो सर्कल्स की इंटरसेक्शन देखता हूं तो इस तरीके से भी दिख सकती है कि यार आइडेंटिकल सर्कल्स नहीं है, नॉन आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, या फिर इस तरीके से भी दिख सकती है ना, कि आइडेंटिकल सर्कल्स हैं और ऐसे हैं। क्या है? ऐसे हैं। बोलो हाँ है ना। तो जब नॉन आइडेंटिकल सर्कल्स होंगे यहां पे तो मेरे को पता ही चल रहा है कि दोनों का रेडियस अलग है तो एरिया अलग है। लेकिन अगर आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, है ना, अगर आइडेंटिकल सर्कल्स है तो मेरे को पता है कि यार एरिया जो है ना वो सेम है। क्या है? एरिया जो है ना वो सेम है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां पे एक ऐसा पॉइंट मैं इमेजिन कर लूं, यहां पे अगर मैं एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर लूं यहां पे, जो मेरे इस वाले पॉइंट पे टैंजेंट दे रहा हो ऐसे, और इस वाले पॉइंट पे टैंजेंट दे रहा हो, और मैं इसको ऐसे मिला लूं, ठीक है। या एक काम करो, इसको थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं, चमकाते हैं तुमको भी। और यहां पे इसका सेंटर था, मैं इसको ऐसे चमका दूं, ठीक है। तो ऐसी फिगर तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती? सबसे पहले तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि सर हाँ ऐसी फिगर पॉसिबल लग रही है मेरे को, आउट ऑफ ज्योमेट्री हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा अगर इनकी इंटरसेक्शन ऐसी है, अगर मैं दो आइडेंटिकल सर्कल्स की इंटरसेक्शन ना ऐसी रखूं कि ये एक दूसरे के ना सेंटर से पास करें, समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूं? ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, और ये क्या है? आइडेंटिकल सर्कल्स हैं दोस्त। क्या है? आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, बाहर वाला थोड़ा सा अनआइडेंटिकल लग रहा है, तो रेडियस बनाओ, रेडियस में ऐसे तुम लोग कर दो इसको ऐसे, अब सही लग रहा है, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। अब यहां से जब तुम देखोगे, देखो यहां से जब तुम इस पे ऐसे मारोगे, ये ठीक है, ये, तो अब देखो तुमको क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे, बोलो हाँ है ना, ऐसे ऐसे, बोलो दिख रहा है सभी को? परफेक्ट। तो अब ये क्या हो चुका है, ये एब्सोल्युटली सिमेट्रिक केस हो सकता है। इसमें सिमेट्रिसिटी भर भर के दिख रही है तुम लोगों को। यहां पे कॉमन कॉर्ड भी दिख जाएगी, है ना, वो ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे जो हमारे बाहर से टैंजेंट से आते हैं। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि मेरे को ऐसी ज्योमेट्री भी दिख सकती है ना, मेरे को ऐसी ज्योमेट्री भी दिख सकती है, और मेरे को ऐसी ज्योमेट्री भी दिख सकती है, जब ये दोनों के दोनों सर्कल्स क्या करें, दोनों के दोनों सर्कल्स क्या करें? बोलो बोलो, एक दूसरे के सर्कल से पास कर जाएं। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ तुम सारे के सारे, क्या ये वाला केस सच में पॉसिबल था? क्या ये वाला केस सच में पॉसिबल था? तो तुम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तुम बाहर से बना रहे हो ना, तो ये जो सर्कल है ये इसके सेंटर पे इसका एक पॉइंट लाई करना चाहिए। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, यहां पर
यहां पर जब तुमने ये सर्कल बनाया तो ये सेंटर पॉइंट यहां नहीं लाई कर रहा, उसके बाहर लाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये चीज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा जो एक सर्कल है वो दूसरे के सेंटर से होके गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि ये सेंटर वाला पॉइंट लोगे जब भी तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिलेगा बाबा। बोलो हाँ या ना, तभी तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला केस मिलेगा, क्योंकि तुमको सेंटर से होके दूसरे वाले सर्कल की बाउंड्री पहले वाले सर्कल के सेंटर से होके गुजारनी पड़ेगी। बोलो किस किस को बात चमकी। जब ऐसे सीखते हैं ना तो मजा आता है, जब ऐसे सीखते हैं ना मजा आता है, जब तुमको समझ आता है कि तुम कैसे खुद को काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये चीज नहीं होगी। जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे तो इक्वल वाले केस में ना तुमको ऐसी ज्योमेट्री विजुअलाइज करनी पड़ेगी कि एक दूसरे के सर्कल से होके जाएंगे, एक दूसरे के सेंटर से होके जाएंगे, क्योंकि इक्वल सर्कल्स, अगर ये वाला सर्कल इसके सेंटर से होके जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सर्कल भी इसके सेंटर से होके जाएगा ही जाएगा दोस्तों, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बोलो समझ आया? बहुत प्यारी चीज चमकाई है, बहुत प्यारी चीज चमकाई है। अब इसके बाद थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। चलो यहां के लिए ना इतनी ऑब्जर्वेशंस काफी है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये रहा मेरा प्यारा सा सर्कल, ठीक है, और ये रहा मेरा सेंटर। यहां से मैं बाहर वाले पॉइंट पर चला गया और यहां से मैंने क्या किया, ऐसे प्यारी प्यारी टैंजेंट्स बना दी। क्या की? प्यारी प्यारी टैंजेंट्स बना दी। तुम लोग बोल रहे होगे ना कि सर एकदम आज ऑफलाइन वाली फील आ रही है, मजा आ रहा है, जैसे आप विजुअलाइज करा रहे हो ना, ऐसा आप रॉकी भाई में कराते थे। तो मैंने जानबूझ के ना इसको एकदम लिख लिख के प्लान नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स। और वो मैं जितना लाइव आपको एकदम एक्सप्लेन करके स्क्रिबल करके समझा सकता हूँ ना, उतना प्री प्लानिंग में मतलब वो रह जाएगा कि हाँ यार 1.5 घंटे में खत्म करना है। अगर मेरे को लगेगा कि मेरे को और चीजें सिखानी है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि ऑलरेडी 36-37 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे। हमको पता चल गया कि भैया जी इसको P बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बहुत खूबसूरत सा। और अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। कौन से ट्रायंगल्स की? मैं 2 ट्रायंगल्स को कलर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना सारे के सारे बालक। ये रहा, ठीक है, एक खूबसूरत सा ट्रायंगल और एक खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इन 2 ट्रायंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यार ये दोनों ट्रायंगल्स ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि एक तो इनके पास दोनों के पास रेडियस है। बोलो हाँ है ना। फिर आपको दिख रहा है कि सर ये कॉमन भी है। क्या है? कॉमन भी है। क्या और कुछ चीज इनके पास खूबसूरत है क्या? तुम लोग बोलोगे सर आपने थ्योरम 1 से हमको बताया है कि ये 90 डिग्री भी होगा। जब आप रेडियस से टैंजेंट की तरफ जाओगे फ्रॉम अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको परपेंडिकुलर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यही हमारी थ्योरम 1 कहती है। तो आपको समझ आया कि सर एक मेरे को साइड मिल गई, बोलो हाँ है ना, एक मेरे को साइड मिल गई, हाइपोटेन्यूज मिल गई, एंगल मिल गया। आरएचएस से सर ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे को बताओ क्या पीए पीबी के बराबर आ गया? इसी को क्या बोला जाता है? सीपीसीटी। याद है तुमको तुम्हारी फेवरेट चीज, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो क्या ये दोनों भैया एंगल भी इक्वल हो गए? तुम लोग बोलोगे वाह सर क्या ज्योमेट्री विजुअलाइज हो रही है, क्या सिमेट्री है इसमें, क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए? तो आपको जो ये पीओ है ना, इसको आप ऐसे समझो कि ये इतना बढ़िया बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर है कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। अगर आप यहां से एक ऐसे लाइन इमेजिन कर लो तो पी ए बी जो ट्राइंगल है, सबसे पहले तो ये पी एंगल को क्या कर दे रही है? बाइसेक्ट कर दे रही है। बोलो हाँ या ना, बाइसेक्ट कर दे रही है। फिर ये 90 डिग्री भी बनाएगी क्योंकि ये कॉर्ड है ना। तो सेंटर से जब आप कॉर्ड पे दिलाते हो मतलब ड्रॉप करोगे तो आपको परपेंडिकुलर फॉर्मेशन मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये भी चीज हमको समझ आती है। फिर हमको एक और चीज समझ आती है, इसको अगर तुमको इक्वल भी प्रूफ करना ना, मैं उसको इक्वल प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। वैसे 9th में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा तुमको पता है ना। ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, ये दोनों एंगल्स तुम इक्वल प्रूफ कर चुके हो, मेरे को बात बताओ। और ये वाली साइड कॉमन, गेम खत्म।
तो तुमको पता चल गया ये इसके इक्वल, ये लीनियर पेयर बनाएगा तो दोनों के दोनों 90-90। तो अब तुमको समझ आया कि सर जो ये पीओ वाली लाइन है ना, ये तो बहुत खूबसूरत लाइन है, क्योंकि ये क्या कर रही है, एकदम से काटती चली जा रही है सबको। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज सर्कल की ज्योमेट्री ऐसी है। अब तुम कोई पॉइंट यहां पर लेकर भी उसको ऐसे बनाओगे ना, तो वो वाली लाइन भी ऐसा ही काम करेगी जैसा ये कर रही है। यहां पर लेकर अगर तुम 2 टैंजेंट्स बनाओगे और वहां से लाइन को ऐसे सेंटर से मिलाओगे, तो वो लाइन भी ऐसे ही काम करेगी जैसे ओपी कर रही है। समझ आया? और कॉन्सेंट्रिक वाली चीज मैं समझा चुका हूं कि जैसे अगर ऐसे ही पॉइंट में ले लो एक ऐसे 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 ऐसे, जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो जैसा आपको ये दिख रहा है ना, वैसे ही आपको ये भी दिखेगा, बिकॉज ऑफ सर्कल की ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ सर्कल की ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, जिसके बारे में मैं मेजॉरिटी चीजें बता चुका हूं कि ये बाइसेक्टर भी है, एंगल्स भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये लेंथ ऑफ टैंजेंट भी इक्वल होती है, बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। इसके अलावा एक चीज और होती है, इसके अलावा एक चीज और होती है। कौन सी चीज होती है? वो होती है ट्राइंगल के पेरीमीटर और लेंथ ऑफ टैंजेंट्स के बीच में ना एक रिलेशन आता है यार दोस्तों, बहुत प्यारा। वो कैसा रिलेशन आता है? अभी तक अगर मैं बोलूं मैं इन टैंजेंट्स के बीच में एक और टैंजेंट बना रहा हूं इस वाले पॉइंट पे, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे नहीं बना सकते थे क्या? तो ऐसे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तुम एक टैंजेंट बनाते हो ऐसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तुम लोग ना कैसे भी बनाओ, स्लांट बनाओ, सिमेट्रिक बनाओ, जैसे भी बनाओ, हमेशा ये होल्ड करेगा रिजल्ट। लेकिन तुम लोग यहां से ना विजुअलाइज करो। मैं तुमको विजुअलाइज ना इस तरीके से बेस्ट करवाता हूं, ठीक है? बेस्ट विजुअलाइज कराता हूं कि एक मैं इसके बीच में ना टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, जो मेरे को थोड़ा सा तुमको स्कोप दे विजुअलाइज करवाने का। अबे यार मिट ना, इतना मजा आ रहा पढ़ाने में, अभी अगर पेन नहीं चलेगा ना, चलो कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। हाँ ठीक है, तो ये मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी है प्यारी सी। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं अभी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P1 और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ट्राइंगल के लिए P2, और सॉरी सर्कल के लिए P2, बोलो हाँ है ना? अगर मैं बात करूं दो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टोटल टैंजेंट जा रही हैं, तो तुम बोलोगे सर इससे 1 2 और इससे सर 1 और 2, लेकिन फिर मैं बोलूंगा जो इससे इस वाली डायरेक्शन में जा रही है और इससे जा रही है, ये एक्चुअली सेम लाइंस ही है, तो वो सेम ही टैंजेंट हो गई, सेम ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जा रही है। तो आप बोलोगे सर 3 टैंजेंट्स होगी, यही क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में आ गया तो तुम लोग पागल हो गए थे। लेकिन तुम लोगों को इस वाली ज्योमेट्री में ये चीज दिखाई गई है, विजुअलाइज कराई गई है, मैंने तो कराई है भाई, मेरे को बाकियों का नहीं पता, मैंने कराई है। तो अगर कोई और प्लेटफॉर्म का बच्चा भी ये वाला सेशन देख रहा है, तो बेटा देखो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ये वाली चीज थी और तुमने इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल दिया। लेकिन तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम ऐसे वाले डायग्राम्स पे क्वेश्चन इतने सारे करते हो, सबको रिजल्ट तक याद होगा कि सर पेरीमीटर और लेंथ ऑफ टैंजेंट में क्या रिलेशन होता है। अभी छाप दोगे सारे के सारे लिखने को बोलूंगा तो, लेकिन ये विजुअलाइजेशन सबको मुश्किल लगती है, तो लगनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुमको समझ आया कि सर दो एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर एक टैंजेंट पे लाई कर जाते हैं, तो वहां से हमारी एक टैंजेंट कॉमन हो जाती है। बकायदा 2 पॉइंट से 4 दिखनी चाहिए थी, लेकिन एक कॉमन हो गई, तो सर 3 टैंजेंट दिख रही है। ठीक है, बहुत लॉजिकल, सिंपल, एकदम गजब हो गया। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, इस P2 से P2A और P2 इसको नाम दे देते हैं ABC। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाले भैया और ये वाले भैया क्या हैं? इक्वल है ना? अभी अभी हमने सीखा कि एक्सटर्नल पॉइंट जब टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनकी लेंथ इक्वल होती है। फिर ये वाले भैया और ये वाले भैया इक्वल हैं। तो अगर मैं PA की बात करूं तो PA किन टुकड़ों में टूटा हुआ है? दिस प्लस दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस प्लस दिस इज नथिंग बट PA। सिमिलरली दिस प्लस दिस वाज PB, हेंस दिस प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू PB। तो आपने देखा कि ये ट्रायंगल की पूरी आपकी जो बाउंड्री है वो कवर हो गई। तो आपका जो पेरीमीटर हो गया ना ट्रायंगल का, वो कुछ और नहीं हुआ, जब आपने इसकी पूरी लेंथ ले ली और इसकी पूरी लेंथ ले ली, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ टैंजेंट, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिलता है कि जो आपका पेरीमीटर होता है ना,
वो आपका ट्वाइस द लेंथ ऑफ टैंजेंट होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और ट्रायंगल की फॉर्मेशन ऐसे होती है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी कर ली हैं। इसके अलावा मेरे दिमाग में एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन आ रही है, लेकिन वो मैं एंड में पूछूंगा आप लोगों से। अब ना कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल, बनाइए। और अभी मेरे को आपसे बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछने हैं, तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा एंड तक। अभी हो रहा है 45 मिनट्स, तो इस सेशन को अप्रोक्सीमेटली अभी 45-50 मिनट्स और चलाऊंगा। ठीक है, चलाऊंगा क्या, उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दूंगा, कुछ तुमको सोचने के लिए भी दूंगा, ताकि तुम्हारे पास भी काम रहे कुछ, है ना। ठीक है, चलो बनाओ इस वाले क्वेश्चन को। इतने में एक चार्ट कर देता हूं। चलो भाई करें। There are three villages A, B and C such that the distance from A to B is 7 किलोमीटर, B to C is 5 किलोमीटर and C to A is 8 किलोमीटर। तो यार देखो यार, तीन ना गांव हैं, A, B और C, ऐसा कुछ। A से B के बीच में कुछ डिस्टेंस है, B से C के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और A से C के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब उसने बोला द ग्राम प्रधान वांट्स टू डिग अ वेल, एक कुआं खोदना है, इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच विलेजेस आर इक्वल। तो एक कुआं खोदा जाएगा, तो उसको ना इससे भी इक्वल डिस्टेंस चाहिए, इससे भी इक्वल डिस्टेंस चाहिए, और इससे भी इक्वल डिस्टेंस चाहिए। तो आप एक बात बताओ, अगर आप एक मल्टीपल पॉइंट से, 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई चीज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, जैसे यहां पे वेल बनाना चाहता है, तो व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द वेल। तो मेरे को एक बात बताओ, ये इक्वल डिस्टेंस देख के तुमको ये फील आ रही है कि सर अगर ये सेंट्रल ऐसे कुछ बना दूं, है ना, ये ढंग से बना नहीं है, इसको मैं ढंग से बनाता हूं। अगर मैं बोलूं कि सर मेरे जो 3 गांव हैं वो मेरे सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, और जो ये कुआं है, क्या है, कुआं है। ठीक है, ये जो कुआं है सर, ये एकदम बीच में, क्योंकि सबसे अब इक्वल डिस्टेंसेस मतलब रेडियस पे भी हो जाएगा। तो हाँ सर, बात बन जाएगी, हर किसी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक्चुअली जो आपका कुआं है ना, आप कैसे बनाना चाहिए प्रधान को, वो एबीसी को एक सर्कुलर पाथ में देखे सबसे पहले, और उसके हिसाब से रेडियस निकाले, और फिर उस रेडियस के डिस्टेंस पे उसको कुआं खोदना चाहिए। तो ये आपकी सर्कल की ज्योमेट्री की एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, जहां पे आपको विजुअलाइजेशन वो करवा रहा है। तो मेरे को तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं लेकर भी आया हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। People of village wants to construct a road nearest to a circular village Rampur. The road cannot pass through the village, but the people wants that road should be at the shortest distance. देखो जो वर्ड मैंने यूज किया था, from the center of the village, which roads will be the nearest to the center of the village। बेटा तुम लोग इस क्वेश्चन के बारे में ना, क्योंकि रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो पॉज करके सोचना। मैं इसको कर रहा हूं धनादन धनादन, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। ठीक है, तो अब एक ना विलेज है जो कि सर्कुलर विलेज है। अगर एक रोड पास करवानी है जो कि इसके अंदर से नहीं जा सकती, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तो बाहर तो नहीं होगी ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अगर एक रोड पार करवानी है, तो वो इस शेप में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रोड बनवानी चाहिए उनको। क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को मैं बार बार ही डिस्कस कर चुका हूं। बोर्ड में देखो 2017 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एग्जाम्पलर में भी ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अहमियत तुम समझ सकते हो। In the figure, AB and CD are common tangents to two circles of unequal radii. Prove that AB is equal to CD. Prove that AB is equal to CD. इस क्वेश्चन में ना मैं तुम लोगों को बहुत कुछ समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, तो प्लीज ना ग्रास्प करना। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं
और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और इन दोनों को मिला दूं, इसको बोल दूं पी पॉइंट। तो मेरे को एक बात बताओ तुम सारे के सारे बच्चे, क्या पी पॉइंट से छोटे वाले सर्कल पे टैंजेंट्स बन रही हैं क्या? पीबी और पीडी, क्या ये इक्वल होंगी फ्रॉम द थ्योरम 2? आप बोलोगे यस। फिर क्या बाहर वाले पॉइंट से पी से बड़े वाले सर्कल पे टैंजेंट्स बन रही है? क्या बन रही है? पी ए पी सी। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू पी सी माइनस पी डी। पी ए माइनस पी बी क्या है? ए बी है, और पी सी माइनस पी डी क्या है? सी डी है। यही आपको प्रूफ करना था। तो आपने किया क्या? इक्वल्स में से इक्वल्स को माइनस किया तो इक्वल्स मिले। मैथ्स का बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू सबट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स यू गेट इक्वल्स, तुम्हें इक्वल्स मिलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट करके आओगे तो पहले सबसे पहले डायग्राम को एक्सटेंड करोगे, फिर बोलोगे कि मैंने इस डायग्राम को एक्सटेंड किया है, दे आर मीटिंग एट पॉइंट पी। Now point P is an external point for both these circles. Hence the tangents drawn from these points will be equal by theorem 2. Hence this is equal to this. बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा जान मुझके, लेकिन समझ जाना। अब ऑब्जर्वेशंस देख लो कुछ प्यारी प्यारी सी, मजा आने वाला जो सिखाने वाला हूं। अगर मैं इनकी सेंटर्स की लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, सेंटर्स की लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को थोड़ी सी सिमिलैरिटी की खुशबू आ रही है? क्या किसी को सिमिलैरिटी की खुशबू आ रही है? तुम बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ना सर थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी की खुशबू आ रही है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल कॉमन है ना। अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैं कैपिटल आर बोल देता हूं और छोटे वाले का मैं स्मॉल आर बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं दोस्तों? ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये ओ डैश लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया इसलिए लाइन नहीं बोला, लाइन सेगमेंट बोला है। ओ डैश लाइन सेगमेंट है, इसकी एक्सटेंशन में बाहर पी लाई कर रहा है। बोलो, तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना इस बार इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, लेकिन मैंने तुमको थोड़ा बहुत हिंट दिया था एक्सटर्नल डिवीजन का। तो क्या ये जो ओ डैश है इसके बाहर लाइन सेगमेंट पे पी पॉइंट लाई करता है? तो पी जो है ना, आप बोल सकते हो कि इसको ना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशो में कर रहा है मैं ये कैसे निकाल सकता हूं? तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, पीओ डैश छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय पीओ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो शुड बी इक्वल टू ये इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड, दैट मींस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर। तो बाहर वाले पॉइंट ने पीओ डैश डिवाइडेड बाय पीओ। अब देखो, अगर ये पॉइंट अंदर हो जाता बच्चों, तो तुम लोग इंटरनल डिवीजन कैसे लिखते थे? कैसे लिखते थे? ओपी डिवाइडेड बाय ओपी डैश, ओ डैश पी, है ना। तो अब क्या होता है, जो भी पॉइंट होता है एक्सटर्नल डिवीजन में भी, चाहे इंटरनल पॉइंट है, तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, उसका रेशियो, हर वाले पॉइंट से भी दोनों के दोनों जो आपके एंड पॉइंट्स है ना, उनका डिस्टेंस लोगे। यही मैंने किया है, पी का ओ डैश, पीक से ओ का डिस्टेंस, उनका रेशो। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है। डिस्टेंसेस हम लोग सेम तरीके से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? जिस पॉइंट को डिवाइड करना है, चाहे इंटरनली करना हो चाहे एक्सटर्नली करना हो, वहां से हम लोग दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस देखते हैं और उनका रेशो ले लेते हैं, और उसी को बोल देते हैं कि भाई ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये पी पॉइंट है, ये ओ डैश को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है सर्कल के रेडियस के रेशो में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनटीएससी में इससे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, एनटीएससी में इससे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो तुम लोगों को यहां पे मैंने एक नई चीज सिखाई कि यार ये सर ने तो बहुत बढ़िया विजुअलाइज करा दिया सिमिलैरिटी। अब ना जो ये टैंजेंट्स यहां पे ओरिजिनली क्वेश्चन में थी ना, इनको पता है एक ना नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है बेटा डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। इनको प्यार से ना डीसीटी भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है?
डीसीटी भी बुलाया जाता है। लेकिन अगर दो ऐसे अलग अलग बिछड़े बिछड़े सर्कल्स हैं तो क्या ये दो टैंजेंट्स जाएंगी? तुम लोग बोलोगे नहीं सर, हमारे पास ना ऐसी टैंजेंट्स भी जाती हैं। ठीक है, इसको मैं ढंग से ड्रॉ करता हूं। ध्यान से देखना क्या सिखा रहा हूं। ठीक है, इन जो क्रिस क्रॉस वाली जो प्लस बना रही है ना, क्रॉस बना रही है, इन टैंजेंट्स को बोला जाता है क्या? ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट्स, टीसीटी, ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट्स, टीसीटी। यार अब ये ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट्स भी ना कहां मीट करेंगी? ये जो आपकी लाइन बन रही है अलोंग द सेंटर, इसी पे मीट करेंगी। इसको मैं बोल देता हूं कुछ पी नहीं, पी डैश बोल देता हूं, क्योंकि पी बाहर वाला पॉइंट हो गया। तो अब ये पी डैश भी तो आपको डिवाइड करता हुआ दिख रहा है ना इंटरनली ओ डैश को। अब तुम इसका जब रेशो निकालोगे ना, दोबारा तुमको सिमिलैरिटी दिखेगी, दोबारा ना तुमको सिमिलैरिटी दिखेगी। और तुम लोग देखना, जो ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है ना, अभी भी वो R/R में हो रहा है। मतलब जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स होती है, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक क्विकली, जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपकी ओ डैश को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कल्स। जो आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टैंजेंट्स होती हैं वो आपके इंटरनली डिवाइड करती हैं ओ डैश को इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात सीखी है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आज एक क्वेश्चन दूंगा भी इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से और बनाओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। यार देखो, सर्कल्स में ना मेरे पास ना तुम लोगों को ना देने को ना बहुत कुछ है। जेन्युइनली मेरे सर्कल्स के खुद के कॉन्सेप्ट्स और खुद की विजुअलाइजेशन ना बहुत सॉलिड है। तो अगर तुमको वो सब सीखना है ना, तो मेरे को एटलीस्ट तुमको 4 घंटे का वन शॉट देना पड़ेगा। जैसे मैंने ट्रायंगल्स में दिया था ना, याद है, जिसपे तुमने बहुत प्यार दिया था, जूम इन जूम आउट, तुम लोग पहली बार ही सुने थे कि सर ये कैसे विजुअलाइज करा दिया, मजा ही आ गया। ऐसी सर्कल्स में ऐसी भयानक भयानक चीजें विजुअलाइज कराऊंगा ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले लेक्चर को लंबा ना करके सर्कल्स की जो बाकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो रॉकी भाई के सेशंस में करवा दूंगा। ठीक है, ताकि सेशंस की ड्यूरेशन कम रहे और आप लोगों का दिमाग एक्टिव रहे। चलो बना दो इसको। इन फिगर 4 triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 cm such that the segments BD and DC are respectively of length 6 and 9 cm. If the area of the triangle ABC is 54 cm, then find the length of the sides AB and AC. तो तुम लोग को पता है यार इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। मेरे को तो हर क्वेश्चन में तुम्हारे को सिखाने के लिए इतना कुछ है ना कि मेरी ना, चलो एक चीज और सिखा देता हूँ, फिर बाकी सब क्वेश्चन ना नॉर्मल तरीके से कराऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है और मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो किस किस बच्चे को लगता है, अगर मैं इसको बोल देता हूं DE और इसको मैं बोल देता हूं F, तो किस किस बच्चों को लगता है कि जो ये BOE होगा ये एक लाइन होगी हमेशा? बताओ किस किस को लगता है कि सर जो ये BOE होगी ना ये एक लाइन होगी हमेशा। इसका कहने का मतलब है कि BOE क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कोइंसिडेंट बोलने वाला था, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। किस किस को ऐसा लगता है बोलो? तो बेटा तुम लोग ना अपनी साइड से ना एजम्पशन मत किया करो, तुम लोग ना पहले ना ज्योमेट्री को देखा करो। ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे याद है मैंने बोला था, अगर आप एक सर्कल को डालते हो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो सर्कल के चैप्टर में ही आता है, हमारी एनसीईआरटी में उसका प्रूफ भी है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग एज्यूम कर लेते हो कि जो डायगोनल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के वो सर्कल से सेंटर के होके गुजरेंगे। वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमेट्रिक केसेस में होता है, नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। तुमको मैंने पहले भी बताया था। सिमिलरली ये जो चीज डिपेंड करती है ना, ये इस आउटर ट्रायंगल पे डिपेंड करती है दोस्तों। किस पे डिपेंड करती है? आउटर ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। अगर ये आउटर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है तो यहां से आप जो भी बनाओगे वो सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एब्सोल्यूट सिमेट्री, एकदम सिमेट्री की हद है वो। लेकिन अगर आपका ये बाहर वाला ट्रायंगल सिमेट्रिक नहीं है, एक नॉर्मल ट्रायंगल है, तो वहां पर ये चीज आप एज्यूम नहीं कर सकते कि यार ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, है ना? क्योंकि वैसा जब ही होगा जब आपका बाहर वाला ट्रायंगल सिमेट्रिक केस में होगा। अब अगर आपका बाहर वाला ट्रायंगल, एक और ऑब्जर्वेशन सुनो, आइसोसेलेस हो जाए, दैट मींस, और आइसोसेलेस क्या है? ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, AB और AC। तो अब ये जो होगा ना, ये वाला जो होगा, ये वाला, खाली ये वाला, ये नहीं और ये नहीं,
इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाला जो होगा भैया जी, ये AOD, ये हो जाएंगे कोलिनियर आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में। मतलब जो इक्वल साइड्स वाली कंटेन्ड वर्टेक्स होती है वहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिमेट्री होती है। लेकिन आप नॉन इक्वल साइड और इक्वल साइड के बीच से सिमेट्रिसिटी ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेगी। विजुअलाइज करोगे तो समझ आएगा गगन सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बताते ही रहूंगा, तो वरना ना अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप पूरे ट्रायंगल के एरिया को 54 को क्या करोगे, 3 ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड कर दोगे, है ना। 3 ट्रायंगल के एरिया में आप लोग इसको डिवाइड कर दोगे और हर जगह आपको जो ये इन रेडियस मिलेगा ये 3 मिलेगा। ये 6 है तो ये भैया 6, ये भैया 6, इसको x मानो, इसको x मानो। तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, तुम लोग फिर बोलोगे सर आंसर नहीं निकालते हो आप। 1/2 × 3 × 6 + 9 15, ठीक है। 1/2 × 3 सब में कॉमन आएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 + x, प्लस ये हो जाएगा 6 + x, 54। ठीक है, 54। तो चलो यार कुछ कुछ चीजें उड़ रही हैं उसको उड़ा देते हैं। 3 एकम 3, 2 4 18, 2 और ये हो जाएगा 36, तो इसको बना दो 36। ठीक है, तो 15 9 हो जाएगा हमारे पास 24, 24 हो जाएगा हमारे पास 30। तो 30 + 2x = आया है 36। तो यहाँ से 2x आएगा भैया जी 36 और 2x आएगा हमारे पास 6। तो x की वैल्यू आएगी भैया जी 3। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 3। पूछा क्या है, AB की लेंथ, तो ये हो जाएगा 9 और AC क्या हो जाएगा तुम्हारा 12। तो 9 और 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जॉशन रीजन में बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को आराम से करो। बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्विकली, चलो तो मेरे को एक बात बताओ यार, अगर आपको प्रूफ करना है एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा दोस्त, और इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे सर्कमस्क्राइब करना पड़ेगा एक पैरेललोग्राम की मदद से। ठीक है, एक पैरेललोग्राम की मदद से ऐसे सर्कमस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अब तुम लोग क्या करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स लगाओगे, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स लगाओगे और तुमको पता चलेगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये तुम्हारा एक अलग से क्वेश्चन भी है NCERT में अगर तुमने किया हो तो ABCD, ठीक है, और इसको बोल देते हैं PQRS। तो तुम लोग इसको कैसे करते हो बच्चों, तुम लोग बोलते हो AS + AS इज इक्वल टू SP। ठीक है, फिर तुम बोलोगे BQ इज इक्वल टू PB। SP मैंने यहां लिखा है ना, हाँ। तो AS इज इक्वल टू AP होगा ना, मैंने SP क्यों लिख दिया, वही तो मैं बोलूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। AS इज इक्वल टू AP और फिर आप लिखोगे BQ इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, तो लिख दो इसको AS, ये हो जाएगा हमारा ST इज इक्वल टू DR और ये हो जाएगा हमारा QC इज इक्वल टू RC। अब क्या करोगे, दोनों साइड्स को ऐड कर दोगे, तो देखो AS प्लस BQ, AS प्लस ये SD और BQ प्लस QC, BQ प्लस QC क्या बनाएगा, AD प्लस BC बनाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, देखो AP प्लस PB और यहां से आएगा DR प्लस RC, तो ये बनेगा AB प्लस CD के बराबर। ये अलग से एक थ्योरम है, इसका प्रूफ आप लोग ऐसे करोगे। ठीक है, थ्योरम क्या बोल रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है। अब यहां पे देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरे को एक बात बताओ, AB और CD बराबर है, AD और BC भी बराबर है, तो क्या मैं AD की जगह BC की जगह क्या लिख सकता हूं, 2AD लिख सकता हूं,
और इसकी जगह मैं 2AB लिख सकता हूँ, AD और AB। तो आपको दिखा एक्चुअली आपका ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड्स ही इक्वल हो गई। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स ही इक्वल हो जाती हैं दोस्तों, वो क्या बन जाता है, उसी को रोम्बस बोल दिया जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वही आपका रोम्बस बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सबको आता है, ये क्वेश्चन सबको आता है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस है कि यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। तो भाई साहब मैं तो लग रहा है कि यार जब मैं कम तुम लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि यार मैंने इसमें ये मिस कर दिया, मैंने इसमें वो मिस कर दिया, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है ना। तो ये पैरेलल टैंजेंट्स है दोस्तों, और आपने एक टैंजेंट का इंटरसेप्ट बनाया इसके बीच, और ये बोल रहा है एंगल AOB को ये प्रूफ कर दो। तो देखो यार, सबसे पहले क्या करो, 90 डिग्री यहाँ पे बनाओ, 90 डिग्री यहाँ पे बनाओ, 90 डिग्री यहाँ पे बनाओ। ठीक है, अब ये इसके बराबर, ये रेडियस, ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। SSS से भी प्रूफ कर सकते हो। तो अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला भी अल्फा होगा। अब ऐसे ही यहां पर भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से, तो तुम अगर ये बीटा लोगे तो ये वाले भैया भी क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। अब ये पूरी की पूरी क्या है, ये पैरेलल टैंजेंट्स है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है ये, बोलो हाँ है ना, स्ट्रेट लाइन है ना दोस्तों। तो अब एक बात बताओ, ये भी सेंटर से होके जा रही है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, एक कोई मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स से बनी हुई लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो आप एक बात बताओ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर हो गया दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहां पे जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो सुनो। अगर ये लाइन सेगमेंट जो बीच में दिख रही है आपको इन पैरेलल टैंजेंट्स के, अगर ये ऐसे हो जाती तो क्या मेरा रिजल्ट बदल जाता, अगर ये ऐसे हो जाती तो क्या मेरा रिजल्ट बदल जाता। अब हमारे दिमाग में क्या रहता है, हमेशा ना डायग्राम ऐसे छप जाती है, क्योंकि हमने हमेशा एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे किया है। लेकिन ये एक जनरल केस है बेटा, मेरा फंडा याद है, जनरल टू स्पेसिफिक वाला। तो ये क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि तुम टैंजेंट को जैसे मर्जी बनाओ, तुम टैंजेंट को जैसे मर्जी बनाओ, इस टैंजेंट के जो एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे ना, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं तुम लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, पैरेलल टैंजेंट, ठीक है, और इसके बीच में टैंजेंट का इंटरसेप्ट ऐसे, और इसको मैं ऐसे सेंटर से मिला दूं, और अब पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो तुमको अभी भी ये वाली चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, चाहे मेरी टैंजेंट ऐसे दिख रही है, ऐसे नहीं दिख रही, स्टिल ये हर एक डायरेक्शन में टैंजेंट बनाओ, उसके लिए वैलिड है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि यार तुम देखो ना, तो मैंने प्रूफ कैसे किया है, उसके लिए इसका एंगल मैटर भी कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। तो एंगल कुछ भी रखो, इसको ऐसे सिमेट्रिक रखो, टेढ़ा रखो, ऐसे रखो, हमेशा बीच में 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। अब एक और बात सुनो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास दो टैंजेंट्स हैं ऐसे, और इनके बीच में मैं ऐसे टैंजेंट बना दूं, और अब मैं सेंटर से क्या करूं, अब मैं इनका ये वाला एंगल पूछूं, तो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा। तो अब ये वाले एंगल के बारे में तुम कमेंट नहीं कर सकते जब तक तुमको ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दी हो। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ये चीज लिखी हुई है ना भाई, टू पैरेलल टैंजेंट्स, यही सोच के, यही चीज दिमाग में रख के तुम इसको स्ट्रेट लाइन मान के ये वाला रिजल्ट लेकर आते हो। तो यहां पे ये पैरेलल टैंजेंट्स अब नहीं है ना, मैं तुमको बोल रहा हूं ये पैरेलल टैंजेंट्स नहीं है, तो अब ये वाला रिजल्ट तुम नहीं लगा सकते। बोलो हाँ या ना, समझ आई। अब ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकते, अब इसके लिए हमको और इंफॉर्मेशन चाहिए। अब अगर तुमको ये वाला बीच वाला एंगल फाइंड आउट कराना है एग्जामिनर भैया, तो हमको और इंफॉर्मेशन फेंको। आई होप ये वाले क्वेश्चन से तुमको मैं बहुत सारी चीजें समझा पाया हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, और बहुत बारी करवाया हुआ है। और अब मेरे को बताना कि तुम लोगों को सर्कल में फील आ रही है या नहीं आ रही। यार इतना प्यारा चैप्टर है ना, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सर्कल पढ़ाने से पहले ना मैंने जानबूझ के, क्योंकि बच्चे ना बहुत बोल रहे थे कि कुछ ना प्लेटफॉर्म्स के नाम ना उन्होंने कमेंट करे थे कि सर वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। तो मैंने ना एक बारी, मतलब मैंने कभी पहले किया नहीं था ये, ऑनेस्टली मैंने ना कभी भी ना किसी टीचर का कंटेंट नहीं देखा, किसी का नहीं देखा। मेरे को पता है कि मेरे को बच्चों को क्या क्या सिखाना है, मैंने उसके हिसाब से हमेशा अपनी हिसाब से जो बेस्ट मेरे को लगता है इस एज पे तुमको देना चाहिए, मैंने दिया है ना। और बहुत बच्चों को लगता है कि सर आप हाई स्टैंडर्ड का पढ़ाते हो, हाँ मैं पढ़ाता हूँ,
लेकिन तुमको समझ आएगा कि बाद में तुम्हारा उससे क्या फायदा हो रहा है। और जो तुम बाकी जगह तुम्हें रोबोट बनवाते हैं, रटना सिखाते हैं, वो भी चीज़ तुम्हें समझ आएगी एंड में कि उससे कितना नुकसान हो रहा है। तो मैंने फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और बाकी चैनल्स को, बाकी प्लेटफॉर्म्स को, बाकी टीचर्स को देखा, तो यार मेरे को जेन्युइनली लगा कि मतलब एक तरीके से ना क्रैमिंग ही हो रही है ना। विजुअलाइजेशन पे कोई काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस को और कितने तरीकों से देखा जा सकता है उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, उस क्वेश्चन में जनरलिटी के ऊपर कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं करवा रहा बच्चों को। अब ये सब अगर बच्चों को नहीं सिखाओगे तो यार उसको ये फालतू के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है। वो एनसीईआरटी की बुक खोलेगा, सब कुछ देखेगा, कर लेगा। बच्चा क्यों आता है किसी मेंटोर या टीचर के पास कि उसका टीचर, उसका मेंटोर उसको एनसीईआरटी में जो विजुअलाइजेशन है, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई है, उसको वो उसके दिमाग में चलाए पिक्चर की तरह। इसलिए तो एक मेंटोर को चूज करता है ना एक बच्चा। तुम वो अपना काम ही ढंग से नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो। O is the center of a circle with radius 5, T is the point this such that OT is equal to 13 सेंटीमीटर। तो यार देखो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 है, ये 13 है, तो ये भैया कितने हो जाएंगे बोलो? 12 हो जाएंगे पूरे। अब मैंने बोला A के लिए बेटा ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दोनों के दोनों इक्वल टैंजेंट है, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, तो ये वाले भैया 80 कितने हो जाएंगे? 12 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, अब तुमको पता है ये भी 90 डिग्री है, तो फटाफट से ना AET में पाइथागोरस लगाओ और x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू नहीं बतानी, कॉर्ड की वैल्यू बतानी है, AB की वैल्यू बतानी है, तो x को ना डबल कर देना, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो कि AE इज इक्वल टू EB है। तो AE की वैल्यू निकालो और उसको डबल कर दो। इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो और मेरे को बताओ ये वाला क्वेश्चन किस किस बच्चे के लिए नया है। और तुम लोग ना प्लीज मेरी बातों को सीरियसली ले लिया करो, मेरी बातों को ना थोड़ा सा सीरियसली ले लिया करो। जब मैं तुमको एग्जाम्पलर पढ़ने के लिए बोलता हूं ना, तो मैं उसके पीछे जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बोर्ड में बार बार ही रिपीट हुआ और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो जिसके लिए नया है ना, मतलब उसने मेरी बातें नहीं सुनी और एग्जाम्पलर को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलो 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 बोलो, सारे के सारे बोलो। मेरे को लग रहा है यार इस लेक्चर को 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे 2.5-3 घंटे का हुआ ना, तुम लोगों के दिमाग में ऐसे वो हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो मेरे को अभी बहुत सारी चीजें समझानी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाने हैं। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं भाई। तो एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट में ना थ्योरी पॉइंट से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट से कुछ चीजें करवा देता हूँ, और एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं ना, वो सब करवा दूंगा 1 शॉट में। ठीक है, तो एक नया लेक्चर शूट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। प्रूव दैट द टैंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट। तो प्लीज गाइस, अगर तुम मेरे इस वाले 1 शॉट तक पहुंच रहे हो ना, तो इसके बाद एक और 1 शॉट है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की बातचीत है, इसमें विजुअलाइजेशन की बातचीत हो गई। ठीक है, prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc। तो यार सबसे पहले देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन, की सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब टैंजेंट ड्रॉ करी गई है एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, तो सबसे पहले ना एक आर्क काटो। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, सेमी सर्कल काट लेते हैं। आर्क बोला, आर्क काटो। जनरल चीज बोलिए तो जनरल चीज से ही प्रूफ करेंगे। और बुक्स में भी सेंटर से आर्क काट रखे, सेमी सर्कल काट के बना रखा। अरे भैया जी, तुम लोग इधर उधर से छाप के दिमाग लगाते नहीं हो थोड़ा सा भी। ए बी इस आर्क को बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो इस आर्क का जो मिड पॉइंट है यहां पे, यहां से मैंने एक टैंजेंट को ऐसे पास करवा दिया। ठीक है, टैंजेंट को ऐसे पास करा दिया। अब इसने बोला है कि जो इनसे गुजरती हुई ऐसी कॉर्ड होगी ना, आपको प्रूफ करना है। देखो दिख नहीं रहा, लेकिन समझ लेना, आपको इसको ना इसके पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से ना एक काम करते हैं, इसको यहां से ज्वाइन करो। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर अब ये जो P पॉइंट है दोस्तों, ये जो P पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो मेरे को ये तो पता है कि ये तो सर 90 डिग्री होता है फ्रॉम थ्योरम 1। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये AP है क्या वो PB के बराबर होगा? क्योंकि ये एग्जैक्टली आपके आर्क के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इक्वल आर्क्स हो गई, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगी।
अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको M बोल दूं और इसको O बोल दूं, तो OAM ट्रायंगल में और OBM ट्रायंगल में एक तो हो गया आपके पास R, एक हो गया ये कॉमन सेगमेंट और एक हो गए कॉमन एंगल्स। तो SAS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया, और ये वाले एंगल दोनों के दोनों क्या हो गए, 90-90 डिग्री हो गए। लीनियर पेयर है तो 90-90 दोनों बढ़ जाएंगे। तो आपको पता चला कि जो ये सेंटर से आपने लाइन ड्रॉप करी थी टैंजेंट पे, ये टैंजेंट के लिए भी परपेंडिकुलर थी, स्कॉर्ड के लिए भी परपेंडिकुलर थी। तो आप बोलोगे OP इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट and OP is perpendicular to AB, that is chord। जब एक ही लाइन दो चीजों के परपेंडिकुलर है, दैट मींस वो दोनों चीजें आपस में क्या है, पैरेलल है। हेंस chord is parallel to tangent। खत्म खत्म, सवाल खत्म। बोलो समझ आ गया सारे अनु? बढ़िया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चल अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसके बाद के जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को एक अलग से सेशन में करवाने वाला हूं। इसी के बाद तुरंत शूट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडियो छोड़ के जाने वाला हूं। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि जो तुम्हारी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, जो उसकी अपोजिट साइड्स एंगल सबटेंड करती हैं एट द सेंटर, इज सप्लीमेंट्री इन नेचर। इस पे भी मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कराई हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इस AOC को ना स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रिलेटरल दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती बेटा तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते ना, अगर ये 125 होता तो ये भी 125 होता, तो आपका रिजल्ट ही सप्लीमेंट्री वाला खारिज हो जाता है, वायलेट हो जाता। वो वायलेट नहीं हो सकता, वो जनरल चीज है। तो ये 125 है तो ये भैया कितने होंगे, 55 डिग्री होंगे। लेकिन अगर ये लाइन होती तो ये भैया ये भैया ये भैया ये भैया इक्वल होते, और तब सबके सब एंगल्स पता है कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री वाला केस जनरल है। तो जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दोनों को क्या होना पड़ता, 90। यहां पर भी दोनों को 90। अब सोचो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकता है अगर आपको AOC और BOD को एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोचोगे तो वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री, और ये रहा इसका करेक्ट आंसर। चलो यार, बहुत मजा आया। आई होप तुम लोगों को भी इस लेक्चर में बहुत सारी विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगी। और इसका जो मैं थंबनेल रखवाऊंगा वो ऐसे रखवाऊंगा कि ऑल इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन ऑफ सर्कल्स चैप्टर विद फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर इसके बाद वन शॉट आ रहा है सर्कल्स का ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाय बाय भाई, सबके सब मजे करो, चिल करो। जय हिंद, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।